बच्चों, जैसा आप जानते हो, इतिहास का दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक जो एक प्रारंभिक हमें घटना चक्र देखने को मिलता है, इसमें महाजनपदों का उदय होता है। पहले जन और जन से महाजनपद जब बने तो वो इसी टाइम पीरियड में बन करके विशाल शक्ति के रूप में इकट्ठे होते हैं। भारत में 16 महाजनपदों का विस्तार देखने को मिला है। ये 16 महाजनपद मैं बता चुका हूँ आपको। एक बार मैप के द्वारा भी हम आज इसको क्लियर कर लेंगे कि 16 महाजनपद भारत में कहाँ कहाँ पर थे। 600 ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जो है इन जनपदों का वर्णन मिलता है हमें। चैप्टर का नाम जैसे कि राजा, किसान और नगर। यहाँ पर राजा किस तरह से बने, किसानों का क्या महत्व था और नगर किस तरह से डेवलप हुए, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम मैप में देख रहे हैं, ये 16 महाजनपदों का मैप है कि भारत में 16 महाजनपद कहाँ कहाँ पर थे। तो इसमें आप देखोगे पश्चिम में सबसे दूर जो स्थित था वो गंधार था, और अगर हम पूर्व की तरफ देखें तो कलिंग है। हम पूर्व की तरफ देखें तो इसमें कुरु महाजनपद, और दक्षिण में अगर यदि हम देखें तो अशमक जो है वो सबसे दक्षिणतम राज्य है 16 महाजनपदों का। अगर हम अपनी बात करें जहाँ पर हम हैं, तो यह कुरु महाजनपद का हिस्सा था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर भी कही जाती है। मत्स्य, सूरसेन, पांचाल, कौशल, मगध, ये सब उस समय के राज्य थे, और इनमें शुरुआती दौर में कौशल और काशी शक्तिशाली थे, जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जनपद सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया था। तो कभी कभी पेपर में एग्जामिनर पूछ लेता है कि किस महाजनपद की राजधानी क्या है। तो ये एक तो आपको ध्यान से देना है कि किस महाजनपद की राजधानी कौन थी, इसको आप याद करेंगे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कभी कभी मैप में भरने के लिए आ जाता है वो महाजनपद की राजधानी अथवा वह महाजनपद का क्षेत्र। तो इसमें इस मैप में अच्छे से आप समझ सकते हो कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, और मैप वर्क के लिए आप इसको अपने हाथ से एक अच्छा सा मैप बना भी सकते हो। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि आखिरकार ऐसे क्या कारण थे जिनसे मगध महाजनपद जो था वो शब्द सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया। 16 महाजनपदों में मगध ऐसा क्या उसके पास था कि जो सबसे अधिक वह शक्तिशाली हुआ। तो इसके लिए कुछ मुख्य बातें मैं बता देता हूँ। एक तो यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी, और जिसके पास भूमि उपजाऊ होगी उसकी फसलें अच्छी होंगी, उसकी खेती अच्छी होगी, और उसका किसान संपन्न होगा, और उसके लोग संपन्न होंगे। तो उपजाऊ भूमि इसका जो है सबसे बड़ा एक कारण थी। दूसरा, इस क्षेत्र में लोहे की खान थी। ये लोहे की खान, इनसे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे थे, अनेक प्रकार के कृषि यंत्र बनाए जा रहे थे, जिन्होंने मगध को शक्तिशाली बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। तीसरा, यहाँ पे सेना की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में हाथियों को जंगल से पकड़ा जाता था। मगध के पास जो जंगल था वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। गंगा और उसकी सहायक नदियों से जल परिवहन संभव था, और दूसरा, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जो है वो मगध को सुरक्षित भी बनाती थी। और जो सबसे बड़ी बात है वो है कि यहाँ पर बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे महान शासक हुए, और इन शासकों ने मगध को शक्तिशाली बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। तो इन कारणों के कारण जो है महाजनपदों में सबसे अधिक सर्वाधिक शक्तिशाली मगध महाजनपद बन पाया। सामने जो तस्वीर है हमारे वो है चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम राजनीतिक सम्राट कहा जा सकता है, जिसने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया था। 345 ईसा पूर्व में ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, और चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था। जो कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी मुरा, वो धनानंद की उपपत्नी थी, इसीलिए उनको जो है निम्न कुल या जो है वृषल भी कहा गया है उनके लिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक मयूर पालक सरदार के पुत्र थे। उनकी माता उन्हें बचाने के लिए
वो पाटलिपुत्र ले आईं। जन्म के बाद उनके मामाओं ने उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें एक गौशाला में छोड़ दिया। गौशाला से उनको एक गडरिया ले गया, और जब वो एक राजकीलम खेल खेल रहे थे तो आचार्य चाणक्य वहाँ से जब गुजरे तो उन्हें लगा कि चलो बच्चों का खेल ही देख लेता हूँ। उनमें एक बालक राजा की तरह निर्णय कर रहा था। वे उसकी कार्यकुशलता और बुद्धि से बड़े प्रभावित हुए, और उस गडरिये को 1000 कारशापण देकर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया, और अपने साथ वो उसे तक्षशिला ले गए। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर थे उस समय। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा देके एक योग्य बलवान राजा की तरह तैयार कर लिया। अब बात ये आती है कि आखिरकार मौर्य थे कौन। कुछ विद्वान मानते हैं कि मौर्य जो है शूद्र थे, कुछ विद्वानों का मानना है मौर्य पारसी थे, कुछ विद्वानों का मानना है कि मौर्य क्षत्रिय थे। लेकिन यदि कर्नल टोड का गजेटियर देखें, राजस्थान गजेटियर, तो उन्होंने उसमें मौर्य को 61 उन जातियों में शामिल किया है जो राजपूतों की या क्षत्रियों की जातियां हैं। इसके अलावा अनेक और भी ऐसे ग्रंथ हैं, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका, और विशाखदत्त का जो है एक नाटक, इसके अलावा मुद्रा राक्षस, ये सब तमाम ऐसे ग्रंथ हैं जो ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्षत्रिय ही थे। आज भारत में बहुत सारे मतभेद हैं, कुछ लोग क्षत्रिय मानते हैं, कुछ लोग शूद्र मानते हैं, जो भी हो, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य इस भारत के प्रथम राजनीतिक सम्राट थे जिनका राज्य पूर्व में ईरान की सीमाओं से लगता था, पश्चिम में असम तक था, उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक जिनका राज्य विस्तृत था। और उनका छोड़ो, अंग्रेज सरकार भी उनके जितने राज्य को कभी अधिग्रहित नहीं कर पाई। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य वह व्यक्ति था कि जिसने इस पूरे राज्य को एकता के सूत्र में बांध दिया, और यूनानी दासता के जुए को उसने भारत को मुक्त कराया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि वो सिकंदर से भी मिले थे, और सिकंदर उनकी मतलब अत्यधिक सक्रियता से इतना क्रोधित हुआ कि उन्होंने पकड़ने का जब आदेश दिया, लेकिन फुर्तीले चंद्रगुप्त मौर्य जो है वहाँ से भी बच निकले। तो चंद्रगुप्त मौर्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक कह दें कि हर गुण संपन्न सम्राट थे, जो एक निम्न स्थिति से उभर कर आए और एक इतने विशालतम सम्राट को उन्होंने प्राप्त किया। 322 ईसा पूर्व में उन्होंने धनानंद की हत्या करके पाटलिपुत्र में अपना राज्य स्थापित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। बात करें मौर्य साम्राज्य की, तो मगध के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। इसकी स्थापना जैसे मैंने बताया 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की, नंद वंश के शासक महापद्म नंद को परास्त करके, धनानंद को एक तरह से परास्त करके। और इसके अलावा उनका जो राज्य था वो जैसा कि आज का आधुनिक उड़ीसा, कलिंग तक फैला हुआ था, और उधर जो है पश्चिम में उनका जो साम्राज्य था वो अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान तक था। इनकी जो जानकारी है पूरी तरह से मैंने जैसे बताया कि अर्थशास्त्र, इंडिका और संस्कृत पौराणिक ग्रंथों से इसकी जानकारी मिलती है। एक जो सबसे अच्छी बात वो है कि मौर्य साम्राज्य जैसे आज केंद्र और राज्यों में बटा है शासन, इसी तरह से केंद्र में सबसे पहले केंद्र होता था, और उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा हुआ था, और उन प्रांतों का शासन जो है वहाँ पर उनके विश्वसनीय लोग चलाते थे। इसके बारे में हम चर्चा अभी आगे करेंगे। जैसे कि बात करते हैं मौर्य कालीन प्रशासन की, तो सबसे पहले केंद्र में सम्राट होता था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य केंद्र में, यानी पाटलिपुत्र, और उनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद में 18 मंत्री तक होते थे। कौटिल्य ने लिखा है कि 18 तक मंत्रियों की संख्या होती थी, जो सभी अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते थे, और प्रत्येक मंत्री को 12,000 पर्ण वेतन वार्षिक मिलता था, और इन मंत्रियों का कार्य अपने अपने विभागों का कार्य करना होता था, जिस तरह से आज होता है। तो ये हम मान सकते हैं कि भारत में यह प्रशासनिक स्थिति आज से लगभग 3000 साल पहले ही मौजूद थी। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि अंग्रेज़ों ने बाद में बनाया, ये पहले से ही मौजूद थी कि पहले केंद्र और फिर राज्य। अब बात करते हैं प्रांतीय शासन की। उस समय प्रांतों को चक्र कहा जाता था, और ये 5 प्रांत उस समय बटे हुए थे, और प्रांत में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो कुमार होता था। कुमार यानी कि राज परिवार का कोई व्यक्ति
ही होता था ताकि वह जो है उस शासन को चला सके। विश्वसनीय होता था सम्राट का, और वह प्रांत के अंदर सम्राट की भांति ही शक्तियों का उपयोग करता था। इसके बाद मंडल होता था, जैसे आज मंडल होता है। प्रांत के बाद दूसरा क्या होता है? कमिश्नरी। तो आज की तरह ही मंडल होता था, और मंडल का सर्वोच्च अधिकारी महामात्य होता था। इसके बाद विषय होता था, यानी कि आज का जो जिला है उस समय का विषय था, और विषय का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था कि वो प्रादेशिक और रज्जुक होता था। विषय के बाद में ग्राम होते थे, जैसे आज भी ग्राम, जिले के बाद क्या होते हैं? गांव होते हैं। और गांव का जो अधिकारी होता था वो ग्रामिक होता था। कई गांवों का अधिकारी गोप कहलाता था, जैसे आज भी कई गांव मिलाकर क्या बनाया जाता है? ब्लॉक बनाया जाता है। तो उसी तरह से उस समय कई गांवों का अधिकारी जो होता था वो गोप कहलाता था। कर संग्रह करने वाला अधिकारी को स्थानिक बोला जाता था, और जो जनपद में न्यायाधीश का काम करता था, यानी जज का काम करता था, वो रज्जुक होता था। तो आप अगर देखोगे तो आज की वर्तमान शासन पद्धति बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य के शासन पद्धति से मिलती है। और जो लोग कहते हैं कि भारतीयों को कुछ समझ नहीं थी, सब कुछ अंग्रेज़ों ने सिखाया, वो लोग गलत साबित होते हैं, क्योंकि ये आज से 3000 साल पहले की व्यवस्था है और बिल्कुल आज की व्यवस्था से हूबहू मिलती हुई है। तो हम तो ये कहेंगे कि लोग, दुनिया ने हमारी पद्धति को फॉलो किया है, ना कि हमने किसी को फॉलो किया है। जैसे आजकल नगरों का प्रशासन होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नगर के प्रशासन की अलग स्थिति बनाई हुई थी। मैगस्थनीज की इंडिका से इसका वर्णन मिलता है। मैगस्थनीज पाटलिपुत्र को एग्रोनोमोई बोलता था, यानी कि वहाँ की यूनानी भाषा में, और वो कहता है कि 30 सदस्यों के समूह के द्वारा पाटलिपुत्र का शासन चलता है। यानी कि पाटलिपुत्र जैसे उस समय जितने भी शहर रहे होंगे, नगर रहे होंगे, उनका शासन ऐसे ही चलता होगा। 6 समितियाँ होती थी, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। पहली सदस्य समिति का काम क्या था? कार्य, कला, कौशल, यानी कि बिजनेस की देखभाल करना, शिल्प की देखभाल करना। दूसरी समिति विदेशियों का प्रबंधन करती थी, यानी कि विदेश से कौन लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तीसरी समिति जन्म मरण का संबंध पूरा आंकड़ा रखती थी। चौथी समिति व्यापार से जुड़ी हुई थी। 5वीं समिति का काम था वस्तुओं की देखभाल करना, यानी कि तैयार वस्तु जो हो रही थी उनकी देखभाल, जो स्टॉक, एक तरह से हम कह सकते हैं भंडारण विभाग। 6ठी समिति का काम था बिक्री कर, यानी कि टैक्स का काम करना। तो आप अगर देखोगे तो आज भी लगभग इसी तरह के डिपार्टमेंट सरकार के काम करते हैं, जो कि जिस तरह से आज हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आज भी इसी तरह से बहुत सारी समितियाँ शासन चलाने के लिए बनाई जाती हैं। सैन्य प्रशासन की जहाँ तक बात करें तो कौटिल्य ने सेना को 3 भागों में विभाजित किया था। वो बताता है पुश्तैनी सेना, किराए की सेना और नगर पालिका से संबंधित सेना। पुश्तैनी सेना होती थी जो लगातार काम कर रही होती है। किराए की सेना तब रखी जाती थी जब कोई युद्ध होता था तो उस लिए तुरंत सैनिक भर्ती किए जाते थे, और कुछ लोग ऐसे होते थे जो नगर की देखभाल के लिए सैनिक कार्य लगातार कर रहे होते थे। अब बात करें गुप्तचर व्यवस्था की, तो गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गूढ़ पुरुष और सर्प महामात्य, इस तरह से इनको कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 2 तरह के गुप्तचरों का वर्णन है। एक संस्था जो संगठित होकर कार्य करते थे, और एक संचरा जो घूम घूम कर खबरें लाते थे। और कौटिल्य ने बड़े अच्छे ढंग से अर्थशास्त्र में इन लोगों का पूरी तरह से उनको बताया है उनके विषय में। इसके बाद न्याय प्रशासन की यदि बात करें हम, तो मौर्य काल में दीवानी न्यायालय धर्मस्थनीय और फौजदारी जो न्यायालय थे वो कंटक शोधन कहलाते थे। स्थानीय न्यायालय को धर्मस्य व्यवहारिक कहा जाता था, और कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। व्यवहारिक महामात्र को नगर न्यायाधीश तथा जनपद न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। जैसे मैंने पहले भी बताया, सबसे निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होता था, जहां ग्रामणी एवं ग्राम वृद्ध निर्णय करते थे। आज भी आपको देखा हो तो सरपंच अब से 20-30 साल पहले तक, आज तो गाजियाबाद के आसपास तो ये नहीं रहा है, लेकिन भारत की ग्रामीण देहात में दूर तक जाओगे तो आज भी ग्राम पंचायतें फैसला करती हैं, यानी वो परंपरा आज भी चली हुई आ रही है। ग्राम न्यायालय होता था जहाँ ग्रामीणी और वृद्ध लोग निर्णय करते थे। मौर्य काल में सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय ही होता था, और उच्च न्यायालय राजा का न्यायालय होता था, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता था। आज भी राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता है। तो ऐसी उस समय में भी राजा का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता था। राजस्व प्रशासन की बात करें, जहाँ की हम टैक्स की बात करें, तो मौर्य काल में राजस्व के 7 स्रोतों का वर्णन किया है,
और ये सारे वर्णन और सारे स्रोत जो हैं वो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे उनके अर्थशास्त्र से हैं और इंडिका वगैरह से लिए गए हैं। कौटिल्य ने राजस्व के 7 स्रोत बताए। उपज का चौथाई भाग यानी या छठा भाग जो है भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। आज देखें तो ध्यान से, यानी कि छठा भाग या चौथा भाग उपज का लिया जाता था। जनता से ज़्यादा कर नहीं लिए जाते थे। सिंचाई कर की व्यवस्था थी, वहाँ से 1/भाग कर के रूप में लिया जाता था। प्रणय, बलि, हिरण्य, रज्जु, विविध, कोष्ठेय, शुल्क, वर्तनी, तरदे तथा सेना भक्त प्रमुख मौर्यकालीन कर थे। ये अलग अलग लोगों पे, अलग अलग संस्थाओं पे लगाए जाते थे जिनसे राज्य की आय होती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था को देखा और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बताया कि वो किस तरह से वो सम्राट बने। ये बताया कि मौर्य वास्तव में उनकी जाति क्या थी। हमने 16 महाजनपदों को पढ़ा। हमने मगध के शक्तिशाली होने के कारणों को पढ़ा। तो इस फर्स्ट लेक्चर में लगभग हमने मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के विषय में जाना है। जब सेकंड लेक्चर भेजूंगा मैं तो उसमें सम्राट अशोक, उनका धम्म, मौर्यों की पतन के कारण और इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ प्रश्न होंगे, वो मैं अगले लेक्चर में भेजूंगा। इस पीपीटी से आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।